friends, welcome to all of you. Today in this lecture I am going to teach you the atomic structure part 7, and in the atomic structure part 7 we are going to take some questions. I have already taken lot of questions. Okay, now let me start. I won't waste lot of time. Let me start our atomic structure part 7. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे और समझने के बाद फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम देखेंगे क्या आंसर होगा इसका. तो देखो क्वेश्चन समझते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अ गिवन ऑर्बिटल्स. ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. फिर से आ गया सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. आज के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आज के जो क्वेश्चन है वो और भी एडवांस लिए मैंने. जैसे जैसे मतलब कि आपको फाउंडेशन से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, धीरे धीरे हमने मैंने आपका लेवल इंक्रीज किया है क्वेश्चंस का, ठीक है. तो आज थोड़े और एडवांस क्वेश्चन ले लेते हैं. उसके बाद हाफ तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है. हाफ क्या कंप्लीट हो ही गया है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टाइप के आते हैं. उसके बाद मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक और आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 8 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा. उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो मैं ये चाहता हूँ कि कौन सा चैप्टर आप सीखना चाहते हो वो आप कमेंट करके बता दो, फिर हम वही चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. नीट के लिए, नीट और जेई के लिए, जो भी सीईटी के लिए, जो भी एग्जाम, जो भी आपको चैप्टर चाहिए वो आप कमेंट करके बता दो, ताकि हम ये मैं सिलेक्ट कर सकूँ कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, कौन सा एटॉमिक पार्ट का जो मतलब आगे हमें कौन सा बनाना है, चैप्टर बनाना है, ठीक है. ये चीज़ है. तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन का सोल्व करते हैं. द सेट ऑफ क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर कितने होते हैं? सेट ऑफ क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं. एल होता है और कौन सा होता है भाई? एन होता है, एल होता है, एम है और एस है. दीज आर द 4 क्वांटम नंबर. मैं आपको बता चुका हूं. क्या कह रहा है? द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन ऑर्बिटल. फॉर अ गिवन ऑर्बिटल तो बनाना पड़ेगा. इसमें ऑर्बिटल है तो नहीं, ये ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है, 4dz² ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है. तो इन ऑर्बिटल्स के लिए अब ये जो क्वांटम नंबर गिवन है ना, ये जो क्वांटम नंबर गिवन है, ये क्वांटम नंबर जो गिवन है वो किस ऑर्बिटल का है? ये जो क्वांटम नंबर है वो किस ऑर्बिटल का है, ये बताना है. क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्वांटम नंबर का 3 क्वांटम नंबर का सेट गिवन है और इन तीनों से कौन सा ऑर्बिटल बनता है वो बताना है. सिंपल सा तो क्वेश्चन है. चलो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं. देखो n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो हम क्या लिखेंगे? 4, ठीक है. ऑर्बिटल बना रहे हैं हम. क्या बना रहे हैं? ऑर्बिटल. ऑर्बिटल के अंदर 2 चीजें होती हैं. कौन कौन सी? एक तो n होता है और एक l होता है, ठीक है. उसके बाद l की वैल्यू कितनी है? 2. तो l की वैल्यू 2 होगी तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे बताओ? l की वैल्यू 2 होगी तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था l की वैल्यू 0, 1, 2, 3. 0 हो तो s, p, d, f, ऐसा ही था ना. ओके, अब ये देखो l की वैल्यू 2 है तो क्या आएगा बोलो? d, 4d. इसका मतलब ये 4d है. अब m की वैल्यू 0 कह रहा है. m की वैल्यू क्या कह रहा है? 0 कह रहा है. तो एक चीज ये बताओ, यहां पे 4d है क्या? ऑप्शन में 4d है क्या? बिल्कुल है. ये देखो, ये तो 3d है, ये तो नहीं है. उसके बाद ये 4p भी नहीं है. उसके बाद 4d, यस 4d है, 4s नहीं है. इसका मतलब दिस इज द आंसर, 4d. अब ये कहोगे सर इसमें z तो नहीं है, तो z का मतलब क्या है? z का मतलब हमें पता है ना, 4d के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल है ना. और 5 ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल है. ये ऑर्बिटल कौन सा है? dxy. ये कौन सा है? dyz. ये कौन सा है? dzx. ये कौन सा है? dx² - y². और ये कौन सा है? dz², है ना भाई. अब ये बताओ d के अंदर ही तो कौन सा होता है? z². देखो ये तो हो नहीं सकता, x² - y² हो नहीं सकता. होता है x² - y² होता है, लेकिन 3 तो नहीं है ना. dz², d का ऑर्बिटल है और 4 तो है ही हमारे, ठीक है. तो इसका आंसर यही होगा. तो ये अपना आंसर था. इसके 4 लगा दो यहाँ पे, क्योंकि 4th सेल के ना ऑर्बिटल सारे के सारे, तो 4. तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमारे सामने गिवन था द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर. 3 क्वांटम नंबर्स का क्या दिया था? सेट गिवन था. और हमें बताना क्या था कि ये सेट से कौन सा ऑर्बिटल बनेगा.
तो इस सेट से ये ऑर्बिटल बनेगा और उसको बनाने के लिए बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले चुके हैं, अब मैं लेने जा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है कि विच आउट ऑफ द कोबाल्ट सेकंड सोल्ट। तो देखो कोबाल्ट है वो क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, अब कोबाल्ट सेकंड सोल्ट इज अट्रैक्टेड और रिपल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। कोबाल्ट सेकंड सोल्ट इज अट्रैक्टेड और रिपल बाय द मैग्नेटिक फील्ड विच आउट ऑफ द कोबाल्ट सेकंड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ये इनकम्प्लीट है, पर मैं बता देता हूं कि विच आउट ऑफ द कोबाल्ट सेकंड सोल्ट एंड कैडमियम 2 plus salts are attracted or repelled by the magnetic field। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है कैडमियम और हमारे पास क्या है, कोबाल्ट। हमारे पास क्या है, कैडमियम और कोबाल्ट। वो दोनों कोबाल्ट मैग्नेट अगर हम लेके जाएंगे कोबाल्ट 2+ के पास, मान लिया मेरे पास है कोबाल्ट 2+ का एटम और उसके पास मैग्नेट लेके जाऊंगा, तो कोबाल्ट के पास वो अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा। अगर मैं मैग्नेट को कोबाल्ट के बाद कैडमियम, अगर मैं मैग्नेट को कैडमियम के पास लेके जाता हूं, अगर मैं मैग्नेट को कैडमियम के पास लेके जाता हूं, तो वो अट्रैक्ट करेगी या रिपल होगा, उसमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, वो बताना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या है, हमारे पास दो कैटायन है, एक तो है कौन सा, कोबाल्ट 2+, मतलब कोबाल्ट के ऊपर 2+ चार्ज, उसके बाद कैडमियम के ऊपर 2+ चार्ज, ऐसा है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों अगर मैग्नेट के पास जाएंगे तो अट्रैक्ट होंगे या रिपल होंगे, वो हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बता रहा हूं। चलिए देखिए, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोबाल्ट मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, या फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोबाल्ट पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, अगर कोबाल्ट पैरामैग्नेटिक होगा, अगर कोबाल्ट पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेट उससे क्या होगी, अट्रैक्ट। अगर कोबाल्ट डाईमैग्नेटिक होगा तो मैग्नेट उससे क्या होगी, रिपल। देखो, अगर हमारा एटम डाईमैग्नेटिक होगा तो रिपल्सन होगा, अगर हमारा जो एटम है वो क्या होगा, देखो पैरामैग्नेटिक होगा तो अट्रैक्शन, डाईमैग्नेटिक होगा तो रिपल्सन, ये चीज है। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि कोबाल्ट पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि इस एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, अगर किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर हैं, तो हम कहेंगे कि ये एटम क्या है, डाईमैग्नेटिक है। क्या है, डाईमैग्नेटिक। तो देखो चेक करते हैं, अभी क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहां पे मैं इसको सोल्व करता हूं, इधर देखते हैं, नहीं तो इधर सोल्व करके बताता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है क्या, कोबाल्ट। ये रहा कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, 27। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, आर्गोन, नोबल गैस। यहां पे क्या आ गया, 18 एटॉमिक नंबर। उसके बाद क्या आएगा, 4s2 3d7। ठीक है भाई, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 20 और 7 कितना हो गया, 27। ठीक है भाई, 27 हो गया। उसके बाद इस कोबाल्ट के ऊपर 2 है ना, इधर 2 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +2। +2 होगा तो इसमें से एटॉमिक नंबर में से कितने माइनस करने पड़ेंगे, 2। तो 27 - 2 कितना होगा, 25। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन 2 माइनस करने पड़ेंगे। तो 4s में से माइनस करें या 3d में से माइनस करें, 4s में से, कल मैंने बताया था। ठीक है, तो 4s में से माइनस करेंगे तो यहां पे आ गया 0। तो ये बताओ, ये हो गया 3d और ये है 7, और 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। अब 5 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो फिल कर दें, 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। कितने और बचे, 2। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ये देखो फिल कर दिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। ये रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या कहेंगे, पैरा मैग्नेटिक। और पैरा मैग्नेटिक होगा अगर कोई एटम, तो मैग्नेट से वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट। अगर कोई एटम डायमैग्नेटिक है, क्या है, डायमैग्नेटिक है, तो एटम क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, अट्रैक्ट जो है रिपल्ड होगा, मतलब वो मैग्नेट से दूर जाएगा वो। ठीक है, अब ये बताओ कोबाल्ट अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक है। वो पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब है सेकंड, कोबाल्ट के बाद कौन सा है, कैडमियम। चलिए कैडमियम, तो ये हो गया अपना कैडमियम और ये हो गया 2, कैडमियम 2। अब देखो कैडमियम जो है, कैडमियम का जो है एटॉमिक नंबर हमें देखना पड़ेगा। कैडमियम का एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा, तो देखो कैडमियम का एटॉमिक नंबर है 47। कितना है, 47। अब 47 है तो देखते हैं 47 है क्या, आर्गोन कितना है, 18। ठीक है, यहां पे कितना है, 4s। बोलो, एक मिनट देखो, मैं तुम्हें ना एक सीरीज है वो बताता हूं, उस सीरीज से हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखो, आपको ये सीरीज मैंने कल याद करने के लिए बोला था, ये याद है आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है भाई, ये कौन सी सीरीज है, 3D। अब 4D सीरीज कौन सी होगी प्रतीक, यस, ये क्या हो गया, यटीरियम, उसके बाद हो गया जिरकोनियम, इसके बाद हो गया नाइबियम, उसके बाद हो गया मोलिबिडिनियम, उसके बाद टेक्नेटियम, रुदेनियम, उसके बाद रोहोडियम, और उसके बाद क्या आएगा, यहां पे आएगा अपने पास, देखो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़ेगी आगे चलकर, आगे चलकर, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़ी है आगे चलकर। ठीक है भाई, ऐसे याद कर लो इसको। अब ये बताओ कैडमियम, कैडमियम किसके ग्रुप में आ रहा है, जिंक वाले ग्रुप में आ रहा है। तो जिंक का क्या है, जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गोन 4s0, आर्गोन 4s2 और 3d10, ये है ना। अगर इसका जिंक है तो इस सीरीज में जो भी आएगा ना, इस सीरीज में, अब इसके नीचे आता है मर्क्यूरी, क्या आता है, मर्क्यूरी। तो देखो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन यहां पे 4s है तो यहां पे क्या आएगा 5s, और यहां पे क्या आएगा 6s, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, और यहां पे आएगा 3d10, यहां पे भी आएगा 3d10। याद रखना भैया, ठीक है। अब ये बताओ D क्या है, 10 है। ठीक है, इसका मतलब कैडमियम जो है, कैडमियम जो है यहां पे कैडमियम का कितना चार्ज था उसके ऊपर, +2 चार्ज है ना। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर सकता हूं, अभी कर दूं इरेज, यहां तक समझ में आ गया। मैंने यहां पे क्या बताया तुम्हें, मैंने यहां पे तुम्हें यह बताया है कि हमारे पास जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, s2d10, s2d10, s2d10। ये चीज मैंने आपको बताई है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, याद कर लेना भी इसको। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, ये सीरीज याद करनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन होगा। चलिए, अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थी मुझे बताना एक बार। ये कैडमियम था, क्या आया था, 4s नहीं 5s, क्या आएगा 5s2 और 3d नहीं 4d10। ठीक है, अभी हमने 3d सीरीज की बात की थी, लेकिन उसने कौन से सीरीज में से पूछ लिया, उसने पूछा है 4d सीरीज में से पूछा है। कौन सी सीरीज में से पूछा है, जानबूझ के पूछा उसने, उसको पता है कि 3d सीरीज सब बच्चों को याद होगी, उसने कंपटीशन बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, कंपटीशन। अब जिसको सीरीज याद होगी 4d, उसको एटॉमिक नंबर की भी जरूरत नहीं है इधर। यहाँ पे मान लिया आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है, सीरीज याद है तो काम चल जाएगा। अब ये बताओ कैडमियम क्या है, 2+ है, क्या है
2 प्लस, 2 प्लस है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो 5s 0 हो गया और 3d 10, अब 4d 10, तो ये हो गया 4d। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें? 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या अनपेयर हैं? आर्यन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या अनपेयर हैं? पेयर्ड हैं, क्योंकि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो पेयर, 1 हो तो अनपेयर। तो इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं? पेयर्ड, और पेयर्ड है तो क्या कहेंगे? डाईमैग्नेटिक, और डाईमैग्नेटिक होगा तो क्या कहेंगे? वो मैग्नेट के पास लेके जाएंगे ना कैडमियम को, तो वो कैडमियम से क्या करेगा? रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? रिपल्ड हो जाएगा, वो रिपल्ड हो जाएगा। याद रखो इस पॉइंट को, रिपल हो जाएगा। तो अब ये बताओ कोबाल्ट क्या होता है? अट्रैक्ट। कोबाल्ट में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो कोबाल्ट को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट। लेकिन कैडमियम को, अगर हम कैडमियम को लेके जाएंगे मैग्नेट के पास तो क्या होगा? रिपल होगा। तो आंसर क्या है? ए। आंसर क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या था फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन ये था कि कोबाल्ट और कैडमियम मैग्नेट के पास जाएंगे तो अट्रैक्ट कौन सा होगा, रिपल कौन सा होगा। तो हमने क्या देखा? हमने कंसेप्ट सोचा। कौन सा कंसेप्ट लगाया हमने? अगर एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट। अगर एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? रिपेल। क्या होगा? रिपेल। तो अट्रैक्ट, अब ये देखो कोबाल्ट में क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? अट्रैक्ट। और कैडमियम में क्या था? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? रिपेल हो गया। सिंपल सी बात है, ए इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम जाएंगे किस क्वेश्चन के लिए? सेकंड क्वेश्चन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन कर चुके हैं 2 और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने, बहुत आसान था। सेकंड क्वेश्चन किया हमने, वो भी आसान था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। पर देखो इसको कैसे करना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, कल मैंने बताया था स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज का मतलब होता है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इनको हम स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान था। ये बायोलॉजी का स्पीसीज नहीं है भाई, जीव जंतु, ठीक है। ये केमिस्ट्री का है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब आइसोस्टर्स क्या होते हैं? अब आइसोस्टर जिसको पता है वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, और जिसको आइसोस्टर नहीं पता वो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है, जब वीडियो देख रहे हो आप, तो आइसोस्टर होता क्या है। तो आइसोस्टर का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड जो क्या होंगे, जिनका आइसो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। वो कौन से स्पीसीज होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, और उनके अंदर नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, और दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने अभी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे और उनके अंदर एटम्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। चलिए, तो अब हमें ये देखो, ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है ये, ठीक है। ये हमारा एटम है, स्पीसीज मतलब एटम आयन मॉलिक्यूल्स। ये भी आयन है, ये भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है। ये भी हमारा कंपाउंड है, उसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो आइसोस्टर्स हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हैं और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हैं। ऐसे हमें आंसर यहां से निकालने हैं। आ रहा है समझ में? आया क्वेश्चन समझ में? हमारे पास क्या गिवन है? स्पीसीज, और उन स्पीसीज में से कौन से आइसोस्टर्स हैं। तो कौन से स्पीसीज आइसोस्टर्स होंगे? जिनके इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। आ गया समझ में? ये था क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर कैसे करेंगे? देखो, तो इसमें से ये कह रहा है कि आंसर सेकंड और थर्ड है, या फिर फर्स्ट और 4 है, या फिर 4 और 5 है, या फर्स्ट और 5 है। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, और ये हमारे ऑप्शन है। तो इसको हम करके देखते हैं कैसे करेंगे, इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेंगे CO3 2-। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर। तो देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6।
कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 6, जो उसका एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोलो, ऑक्सीजन के पास 8 हैं, तो 8 ऐड कर दूं, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 3 है ना, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद -2 है ना, तो माइनस हो तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, तो -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास और भी ज्यादा है, तो कितने हो गए टोटल, देखो 6 8 3 जा 24, और यहाँ पे कितने हो गए 2, तो कितने हुए बोलो 24 और प्लस में 8 32, कितने हो गए 32। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गए यहाँ पे। उसके बाद अब इसमें एटम कितने हैं बताओ, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, कितने एटम हैं, 4 एटम है इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर या इस स्पीसीज के अंदर कितने हैं, 4 एटम्स हैं, हो गया यहां तक। नेक्स्ट CO3 के बाद कौन है, Li+। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है पता है आपको, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम कौन से नंबर पे आता है, 3rd, तो 3 होता है, लेकिन उसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो एक माइनस करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे 3 - 1 कितना हो गया 2, हो गया भाई, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अच्छा एटम कितने हैं 1, एटम कितने हैं 1 है, ओके। उसके बाद है 3rd, तो ये हमने कर दिया फर्स्ट, ये सोल्व किया हमने सेकंड, और अब हम सोल्व कर रहे हैं थर्ड सोल्व करो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, और उसके ऊपर क्या है प्लस, तो 11 - 1 कितना होगा 10। उसके बाद है 4, एटम कितने हैं 1 एटम है भाई, ओके। उसके बाद आ जाओ PO43-, तो PO43-, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर याद है 15 है ना, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, ठीक है, तो फॉस्फोरस का 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 हैं, लेकिन है कितने ऑक्सीजन 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद -3 है तो क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस हो तो प्लस करना पड़ता है, याद रखो इस पॉइंट को, ठीक है। कितने हो गए 15 और 3, देखो एक तो हो गया 15, और इसके बाद ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 3, तो देखो 15 और 3 कितने होते हैं, 40 होते हैं सर, 50। देखो एक बार ऐड कर लो, ठीक है, ये हो गया 47, ठीक है, 5 और 2 7 3 1 4 47 और 3 कितने हो गया 50, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 50, और एटम कितने हैं 3 और 1, अरे देखो ना 4 और 1 5 एटम, ऑक्सीजन के 4 हैं और फॉस्फोरस के 1 है। अब आ गया नेक्स्ट BO3, यहाँ पे राइट कर दूं, ये 5th है, 5th क्या है अपना BO3 3-। अच्छा बोरोन में बताओ कौन सा एटॉमिक नंबर है बोरोन का 5, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन मतलब 5, तो 5 हो गया। एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। भाई मैंने आपको पहले ही बताया है, हर एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है ना वही क्या होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। उसके बाद ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 8, देखो जो एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन, तो 8 और ऑक्सीजन है कितने, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन मतलब 8, 3 ऑक्सीजन मतलब 24, और प्लस में 3 माइनस हो तो क्या करना पड़ेगा +3, तो बताओ 5 8 3 जा 24, तो 5 8 3 जा 24 और प्लस में 3, तो 5 और 3 कितने होते हैं 8 और 24 कितने होते हैं 32, तो कितने आ गए 32। तो बताओ इसमें से किस किस के इलेक्ट्रॉन मैच होते हैं, एटम बताओ इसमें कितने हैं 4 हैं, तो एटम भी मैच होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी मैच होने चाहिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट के अंदर देखो, फर्स्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 32 और एटम कितने हैं 4, उसके बाद 5th के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32 और एटम कितने हैं 4 है, तो ये दोनों क्या हो गए मैच हो गए, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं आइसोस्टर्स, क्या है ये दोनों के दोनों आइसोस्टर्स। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। क्या था क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास क्या थे स्पीसीज, और हमें ये बताना था कि कौन कौन से स्पीसीज आपस में क्या है
आइसोस्टर्स हैं। और आइसोस्टर्स की क्या डेफिनेशन है? ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो, उनको हम क्या कहेंगे? आइसोस्टर्स कहेंगे। तो बिल्कुल आसान था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह किए हमने 3 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो नहीं भी आ रहा होगा तो लेना पड़ेगा मज़ा, क्योंकि हमें नीट और जेई क्रैक करना है। उसके लिए ना भी इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ द नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। रेशो किसका होता है? रेशो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब कोई ना कोई तो न्यूमरेटर होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, ओके। टू द नंबर ऑफ पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन्स। पेनल्टीमेट सेल, देखो 2 सेल होते हैं। एक सेल होता है हमारा आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल का एक सेल होता है वो, और एक होता है उससे पहले वाला सेल। एक तो एटम के अंदर न्यूक्लियस से सबसे लास्ट वाला सेल है, उसको बोलते हैं हम लास्ट सेल, और उससे पहले वाला सेल सेकंड लास्ट सेल, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, ओके। ये बताओ यहां पे देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 34 है। ठीक है, तो 34 पे कौन सा है? 34 पे हमारे पास एटम, ऐसा कौन सा एटम है जो 34 पे आता है? तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्या था 34 पे? कौन सा एटम है हमारे पास? देखो कोई बात नहीं, हमें सीरीज पता है ना आपको? सीरीज पता है ना? ये अपने इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन सीरीज पता है ना? तो ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। उसके बाद बताओ, नहीं आता। तो चलिए, तो यहां पे अपना क्या? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 4s के बाद क्या आएगा? 4p आएगा। 4p के बाद क्या आएगा? 4d किधर है? 4d किधर है? 4d नहीं है ना? 5s आएगा। 5s आएगा क्या? एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। 1s 2s नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल है। उसके बाद क्या होगा? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसके बाद क्या है? 3 4 5 6, एक मिनट 2 3 4 5 6 7, ये क्या आएगा? P P P P P P आ गया भाई। उसके बाद क्या आएगा? 3 2s 2p 3, ये आ गया 3। उसके बाद ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया, अरे 2 की जगह पे 2 आएगा ना, तो 2 3 4, अरे 2d तो होता ही नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7। तो क्या आ गया? D D D D D। ओके, उसके बाद 3D हो गया। 4D के बाद क्या आता है? 4F। 4 के बाद 5 6 7 5F 6F 7F। आ गया भाई। देखो पहले सेल में एक सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरे सेल में 3 सब सेल, चौथे सेल में 4 सब सेल, 5वें सेल में कितने होते हैं? 5 सब सेल होते हैं। कोई बात नहीं। तो ये देखो 1s 2s हो गया भाई। आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा हो तो बता देना, नहीं आ रहा है तो भी बता देना, क्योंकि हम तो आपको समझा के ही रहेंगे। ठीक है, बताओ। तो यहाँ पे आ गया 1s आ गया, 2s आ गया, 2p आ गया, 3s आ गया, 3p आ गया, 4s आ गया, 3d आ गया, 4p आ गया, 5s आ गया। तो 4p और 5s आ गया। ठीक है, तो 5s तक आ जाएंगे, 34 आ जाएंगे। और देखो 34 तो है ना, मैं भूल गया था, 34 बिल्कुल आसान है। देखो 34 कौन सा है? 30, यहाँ से देखो, यहाँ पे फिल करो 2 और 2 4 हो गए। 4 के बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं? 10 है। टोटल कितने हुए? 30 हो गए। तो 30 के बाद यहाँ पे कितने आएंगे? 30 + 4 34। तो ये एटम कौन सा हो गया? ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस एटम के लिए हो गई? 34 एटॉमिक नंबर के एटम के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। चलिए, तो फ्रेंड्स ये जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन तो राइट है, पर इसका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। देखिए कैसे रॉन्ग ऑप्शन है वो हम करके देखते हैं इसको बार बार। तो यहाँ पे देखो y का एटॉमिक नंबर 34 था, अगर इस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो ये 1s 2s 2p 3s 4s 3d 4p ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 10 कितना हुआ, कितना हुआ, 2 और 2 4 24 24 24 या 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 पी रह गया क्या, 1s 2s 2p 3s 3p भी तो रहता है ना इधर, 3p इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो अब कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 6 18 20, 20 के बाद कितने हुए 30, 30 और 4 34। चलो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स तो ऐसा हो भी जाता है कई बार। चलिए तो यहाँ पे कितने हुए 34 हो गए। अब ये बताओ क्या क्या है, अब यहाँ से देखो 3d10 तक यहाँ पे कितने हो गए, 3d10 तक, 3d10 नहीं यहाँ तक कितने हो गए 18, ठीक है। किधर 3p तक 18, तो ये 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 12 और 6 18, मतलब यहाँ तक नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसको अलग कर लेते, आर्गोन कितना था 18 था, उसके बाद कौन कौन आ गया हमारे पास 4s आ गया, और कौन आ गया 3d, उसके कौन आ गया 4p। यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 10, यहाँ पे कितने हैं 4। अब ये बताओ इसने क्या पूछा है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे लास्ट का सेल, सबसे लास्ट का सेल तो फोर्थ सेल है, और फोर्थ सेल है तो फोर्थ सेल में कौन कौन सा है, फोर में कौन कौन सा है हमारे पास, एक तो 4s है हमारे पास, एक क्या है 4p है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p में कितने हैं 4, टोटल कितने हुए 6, 4 और 2 6 हो गए। उसके बाद 3d में देखो एक, अब देखो इससे पहले का सेल, फोर्थ से पहले का सेल कौन कौन सा है 3s 3p 3d। s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p में 6 है, d में कितने हैं 10 हैं, कितने हुए 10 और 6 16, 16 और 2 18। तो अगर इसका रेशो करेंगे 6 अपॉन कितना आएगा 18, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, आंसर कितना आया 1/3 आया। तो इसमें 1/3 आंसर ही नहीं है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, इसमें कहीं ना कहीं 1/9 की जगह पे क्या आना चाहिए था 1/3 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है राइट है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन उसने कंफ्यूजन कर दिया। कंफ्यूजन क्यों कर दिया, क्योंकि उसको ऑप्शन जो है ऑलरेडी क्या था रॉन्ग था ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन होने के कारण क्या हुआ क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग हुआ, और तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, आसान था। क्या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखने थे और उसके बाद उसे पेनल्टीमेट सेल, उससे पहले के सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उनका रेशियो करना था, वो आंसर बताना था बस। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम 3 कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन 3 कर चुके हैं, 4 भी कर चुके हैं, अब क्वेश्चन है हमारा 5। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा एडवांस है। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नेचर ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस आयन। हमारे पास क्या दिया है, एक आयन है, ठीक है, कौन सा गोल्ड का एटम है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए रिमूव कर दिए, तो क्या बन गया गोल्ड का कैटाइन बन गया। अब ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब इस एटम को हमने बिल्कुल अलग किया है, हम मतलब हमने एलिमेंट में से एटम को अलग कर दिया, तो आइसोलेटेड हो गया। तो और ये एटम कैसा है गैसियस है, ठीक है, गैसियस एटम, और गैसियस एटम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक एटम है, ये रहा गोल्ड का कैटाइन है, ठीक है। अब ये बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, क्या बताना है मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, ठीक है प्रतीक, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमारे पास मान लिया मैग्नेटिक मोमेंट से हमें यह पता चल जाएगा कि वो एटम कितना मैग्नेटिक है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, एक वैल्यू निकल के आती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी bm की वो ज़्यादा मैग्नेटिक होगा, और जिसकी bm की वैल्यू कम होगी वो कम मैग्नेटिक होगा। यस तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा रूट, वेरी गुड, n इंटू n प्लस 2, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को
कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस फॉर्मूले से n क्या है? व्हाट इज n? तो n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस एटम के अंदर कितने, इस कैटाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ पे पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमारे पास एक एटम है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, कैटाइन है, और वो कैटाइन हमें बताना है कि उस कैटाइन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा तो वो एटम ज़्यादा अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, अगर कम होगा तो कम अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर जीरो हुआ तो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हुआ तो वो एटम हमारा डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर म्यू जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। अगर म्यू की कुछ वैल्यू आई, जैसे कि अपना 4.92 आ गया, या फिर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गए, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक है। तो चलो क्वेश्चन का आंसर हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना कि इस गोल्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो हमें वो सीरीज याद होनी चाहिए फिर से। तो कौन सी सीरीज थी अपनी? कौन सी सीरीज थी? वो अपनी 3D सीरीज। 3D सीरीज क्या थी? स्कैंडियम, टिटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है भाई। उसके बाद ये कौन सी सीरीज? 3D। 4D सीरीज क्या है? याद करनी पड़ेगी। इरिडियम, उसके बाद क्या था? येटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम। कौन सा है? टेक्नेटियम। रुदेनियम, उसके बाद क्या है? रहोडियम, उसके बाद क्या था? रुकावटें राहों में पड़ी, आगे चलकर मतलब ये आ गया सिल्वर। हमें सिल्वर चाहिए ना? ओ सॉरी, सिल्वर नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए। Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर। तो सिल्वर गोल्ड है कहाँ पे? गोल्ड है यहाँ पे 5D, 3D, 4D, 5D। तो ये क्या आएगा बोलो? ला, हफ्ता, वरना, रमेश और यहाँ पे आएगा, देखो एक मिनट गलती कर दी ना। ला, हफ्ता, वरना, रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। आ गया भाई? सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखो, बताओ को किसको ढूंढ रहे थे हम? गोल्ड को ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? गोल्ड को। तो ये आ गया अपना गोल्ड। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपना गोल्ड। अब एक काम करो, अब देखो इस ग्रुप में जो भी आएगा ना, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Cu की इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10। ठीक है भाई? ठीक है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिल्वर की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 5s1 और 4d10। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी गोल्ड की? 6s1 4d नहीं, कौन सी सीरीज है? 5d। तो ये हो जाएगा 5d10। आ गया भाई? ये किसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? तो एक बात फिर से आ रही है बार बार, क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर से, वो कौन से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आनी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल जो केस हैं उनकी आनी बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं के क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। 64 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। वो बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन 2018 में आया वो क्वेश्चन। ठीक है, 64 का और 61 का वो क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो आ गया, जिसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गई, मतलब यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये सोच लो। अब गोल्ड पे कितना चार्ज था? 3+। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। तो पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बोलो? S में से। एक इलेक्ट्रॉन S में से गया, D में से कितने जाएंगे? कितने हो गए? 8। 3D 1 मिनट, 3D क्या हुआ? देखो कितना हुआ? 5D 8 हो गया। अब ये 5D 8 हो गया, तो 5D में कितने ऑर्बिटल होंगे बोलो? D में कितने ऑर्बिटल होते हैं?
5 होते, सिंपल सी बात है ना। इसमें क्या है 1 2 3 4 5, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है सब कुछ, ठीक है। अब देखो 5D कितना होता है 8, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। कोई भी चीज़ है ना इतनी कठिन नहीं है, हमसे कठिन नहीं है, हम सबसे कठिन है। जो इंसान है ना वो सबसे कठिन है, वो कुछ भी कर सकता है, कितनी भी कठिन क्यों ना चीज़ हो उसके सामने कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, सब आसान है, ठीक है। बोलता है ना संदीप महेश्वरी, सब आसान है, और वो सच में सही बोलता है, क्योंकि मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं बहुत सारी और मुझे पता चला है कि सब रियल में आसान है। लेकिन आसान कब होगा, जब हम कठिन होंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये छोटा सा मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। चलिए तो 5D 8, तो देखो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी 2 पुट करनी पड़ेगी ना, सिंपल है ना। तो यहाँ पे रूट हो गया, रूट n की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 2 कितना हो गया, कितना हो गया 4। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे बोलो 4 × 2 8, 4 × 2 कितना हो गया 8, 4 × 2 8। रूट 8 की वैल्यू कितनी होगी, देखो रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है पहले तो वो पता होना चाहिए। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 9 की वैल्यू होती है 3 3 जा 9। इसका मतलब रूट 8 की वैल्यू रूट 9 से कम होगी, रूट 9 से कम होगी। तो रूट 9 से कम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें 2.82, यस 3 से कम है ना, 3 से कम, इसका मतलब 2, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर कौन कौन से होंगे, सी होगा बी होगा 2.82। लेकिन इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, एटम हमारा मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। तो बोलो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, पैरा है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोलो कावरे कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक भी है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है 2.82। तो रूट 8 की वैल्यू कितनी आती है 2.82। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो सब आसान है, ठीक है, लेकिन आपको जिद करनी पड़ेगी, जिद पालो अपने अंदर, जिद पालो। जितनी बड़ी जिद होगी आपकी उतनी ही चीजें आसान होती चली जाएंगी, ध्यान में रखना। जिद को है ना बड़ा बनाओ, जितनी बड़ी जिद होगी उतने बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्या नीट है, क्या जेई है, जैम भी क्रैक करोगे आप, तो नेट भी क्रैक करोगे, जेआरएफ क्रैक करोगे, गेट एग्जाम क्रैक करोगे, जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हो वो एग्जाम क्रैक करोगे। इंडिया को आपको बहुत बढ़ाना है, इंजीनियर्स और अच्छे से अच्छा डॉक्टर देना है। इंडिया को नहीं कह रहा हम, पूरे वर्ल्ड को दो, कुछ खास कर दो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ थी, और घबराओ मत, नीट और जेई कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 था। अब क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और फिर आपको होमवर्क भी देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है फ्रेंड्स। हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो उन 5 क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरह इजीली सोल्व कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हम ले नहीं रहे एक्चुअली, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए राइट किया है। ये क्वेश्चन, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। और इस मैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा कौन सा स्पीसीज है, देखो ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन गिवन है। इन ऑप्शन में से कौन सा स्पीसीज है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है, कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। और आपको आंसर बताना है इसका आंसर है क्या, ठीक, कमेंट करके बताओगे इसका आंसर है क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। और भी अगर क्वेश्चंस, और भी हम क्वेश्चन लेंगे, और भी क्वेश्चन हम लेंगे, तो अभी हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 7 हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक और बना दूं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 8। उसके बाद इसको हम ओवर कर देंगे, इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, और जितने भी क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट का जो पार्ट है उसमें लेंगे। उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन नहीं लेंगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो फिर हम कोई नया जो है चैप्टर लेंगे, वो भी आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि सर आप ये चैप्टर ले लें, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बताना है, क्योंकि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट किया हमने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर करने हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ था, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर बताना कमेंट करके। तो देखो अगर ये वीडियो जो मैं आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितने भी सब्सक्राइब आपने किए हैं इस वीडियो के लिए, अब तक जो मतलब वीडियो मैंने बनाए और आपने सब्सक्राइब जो किया है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही जो है वीडियो को शेयर करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और सीखते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। नीट और जेईई एग्जाम 101% आप क्लियर करके रहोगे और हम करा के रहेंगे आपका जो है नीट और जेईई एग्जाम। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो सीईटी हो, चाहे AIEEE हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हम उसको क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। तो फिर से वंस अगेन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।